डियर स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री विद मनीष सोनी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत। आज इस वीडियो में हम शुरुआत करने जा रहे हैं पी ब्लॉक के लेक्चर नंबर 11 की। 10 लेक्चर्स इस चैप्टर के मैं आपको पूरे करवा चुका हूं और पिछले लेक्चर में हमने वर्ग 16 में डाई ऑक्सीजन गैस तक डिस्कस कर लिया था। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे वर्ग 16 के अगले टॉपिक की और टॉपिक का नाम है सल्फर डाई ऑक्साइड गैस। सल्फर डाई ऑक्साइड गैस केमिकल फॉर्मूला सल्फर डाई ऑक्साइड गैस का आप सभी को मालूम है SO2। केमिकल फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? SO2। सबसे पहले हम बात करेंगे सल्फर डाइऑक्साइड गैस को बनाने की विधियों की। तो आपको सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनाने की दो विधियां ध्यान रखनी है। पहली विधि है आयरन पाइराइड से। आयरन पाइराइड से आयरन पाइराइड का केमिकल फॉर्मूला होता है FeH2, तो हम कह सकते हैं FeH2 से। तो देखिएगा आयरन पाइराइड, जिसे मूर्खों का सोना भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। आयरन पाइराइड से सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनाने के लिए आयरन पाइराइड को ऑक्सीजन के साथ तेजी से गर्म किया जाता है। जब आयरन पाइराइड को ऑक्सीजन गैस के साथ तेजी से गर्म करते हैं तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस का निर्माण होता है। तो केमिकल इक्वेशन क्या होगी? FeH2 प्लस O2। FeH2 मीन्स आयरन पाइराइड। आयरन पाइराइड FeH2। FeH2 को ऑक्सीजन के साथ तेजी से गर्म करना है। तेजी से क्या करना है? गर्म। तो जैसे ही FeH2 को O2 गैस के साथ तेजी से गर्म किया जाता है तो एक तो बनता है Fe2O3 प्लस साथ में कौन सी गैस बनती है? सल्फर डाई ऑक्साइड गैस। रिएक्शन को हम कर लेते हैं बैलेंस। तो देखिएगा यहाँ पर कितने आयरन हैं? 2, और यहाँ पर आयरन कितना है? 1। ठीक है। यदि मान लो मैं इसको 2 से गुणा कर दूं तो यहाँ पे आयरन कितने हो गए बच्चों? 4 हो गए। तो यहाँ पर मैं किससे गुणा करूंगा? 4 से। तो बताओ दोनों तरफ आयरन की संख्या क्या हो गई? समान। जैसे ही यहाँ पर 4 से गुणा करेंगे तो सल्फर की संख्या कितनी हो जाएगी? 8। तो यहाँ पर हम किससे गुणा कर देंगे? 8 से। तो बताओ दोनों तरफ सल्फर परमाणुओं की संख्या भी क्या हो गई? समान। अब यहाँ पर देखिएगा ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या कितनी है? 8 गुणा 2 16, तो ये रही, और 6 ये रही। 16 और 6 कितनी होती है? कितना होता है? 22। तो 2 तो है यहाँ पर ऑलरेडी, तो 11 से क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। तो समीकरण क्या आ गई? 4FeH2 प्लस 11O2 इज इक्वल टू 2Fe2O3 प्लस 8SO2। इस केमिकल रिएक्शन को आपको अच्छे से याद करना है क्योंकि बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से ये बहुत ज्यादा क्या है? महत्वपूर्ण। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या होता है जब आयरन पाइराइड को डाई ऑक्सीजन या ऑक्सीजन गैस के साथ तेजी से गर्म करते हैं। रासायनिक अभिक्रिया की समीकरण लिखिए। तो समीकरण क्या होगी? 4FeH2 प्लस 11O2 इज इक्वल टू 2Fe2O3 प्लस 8SO2। तो पहली विधि हो गई आयरन पाइराइड से। दूसरी विधि है बच्चों सोडियम सल्फाइड से। सोडियम सल्फाइड से। सोडियम सल्फाइड से सल्फर डाइऑक्साइड गैस का निर्माण करने के लिए सोडियम सल्फाइड की क्रिया H2SO4 के साथ करवाई जाती है। किसके साथ करवाई जाती है? H2SO4 के साथ। सोडियम सल्फाइड का सूत्र Na2SO3 होता है और इसकी क्रिया किसके साथ करवाई जाती है? H2SO4 के साथ। तो जैसे ही आप Na2SO3 की क्रिया H2SO4 के साथ करवाते हो तो क्या होता है? देखिएगा H2SO4 के पास टोटल कितनी ऑक्सीजन है? 4। इन 4 में से एक ऑक्सीजन निकलकर
Na2SO3 के पास आ जाती है और Na2SO3 के पास जैसे ही एक ऑक्सीजन आएगी तो Na2SO3 कन्वर्ट हो जाएगा Na2SO4 में। अब देखिएगा H2SO4 के पास 4 ऑक्सीजन थी, इन 4 ऑक्सीजन में से एक ऑक्सीजन Na2SO3 को मिल गई, तो बताओ इसके पास अब कितनी ऑक्सीजन रह गई? 3। इसका मतलब H2SO4 H2SO3 में बदल गया। किस में बदल गया? H2SO3 में। तो अब जो H2SO3 है, H2SO3 है, इस H2SO3 में से एक ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन अलग हो जाते हैं और H2O का क्या करते हैं? निर्माण। जैसे ही एक ऑक्सीजन अलग होगी तो बताओ कितनी ऑक्सीजन बच जाएगी? 2। और 2 हाइड्रोजन अलग होंगे तो बताओ एक क्या बच जाएगा? सल्फर, और 2 क्या बच जाएगी? ऑक्सीजन। इसका मतलब किसका निर्माण हो जाएगा? SO2 गैस का। तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनाने की दूसरी विधि है सोडियम सल्फाइड प्लस H2SO4 इज इक्वल टू Na2SO4 प्लस H2O प्लस SO2। हमारा जो अगला टॉपिक है वो है SO2 गैस की अम्लीय प्रकृति। बोर्ड एग्जाम में SO2 गैस की अम्लीय प्रकृति का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो देखिएगा, SO2 गैस जल में अल्प विलेय होती है। जल में कैसी विलेय होती है? अल्प विलेय होती है। इसका मतलब कम मात्रा में घुलती है लेकिन घुलती जरूर है। कम मात्रा में घुलती है लेकिन घुलती जरूर है। जब SO2 गैस को जल में घोला जाता है, जब SO2 गैस को जल में घोला जाता है तो सल्फ्यूरस अम्ल का क्या होता है? निर्माण। H2S, ऑक्सीजन कितनी हो गई? 3। तो किसका निर्माण होगा? H2SO3 का, जिसे कहा जाता है सल्फ्यूरस अम्ल। सल्फ्यूरस अम्ल। अब बोर्ड एग्जाम में आपसे किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जा सकता है? तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि आप किस प्रकार से SO2 गैस की अम्लीय प्रकृति को स्पष्ट करोगे। तो आप कहोगे SO2 गैस जल में अल्प विलेय होती है। जब SO2 गैस को जल में घोला जाता है, विलेय किया जाता है, तो सल्फ्यूरस अम्ल का निर्माण होता है। अतः SO2 गैस एक अम्लीय प्रकृति की गैस होती है। वापिस से सुन लीजिएगा, हम बात कर रहे हैं SO2 गैस की अम्लीय प्रकृति की। आपसे बोर्ड एग्जाम में किस प्रकार क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि SO2 गैस की अम्लीय प्रकृति को आप किस प्रकार से स्पष्ट करेंगे। तो आप कहोगे कि SO2 गैस जल में अल्प विलेय गैस होती है। जब SO2 गैस को जल में विलेय किया जाता है तो सल्फ्यूरस अम्ल का निर्माण होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि SO2 गैस अम्लीय प्रकृति की गैस होती है। SO2 गैस की अम्लीय प्रकृति के बाद हम बात करेंगे SO2 गैस की वायु प्रदूषक प्रकृति की। SO2 गैस एक वायु प्रदूषक गैस होती है और यह गैस अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार होती है। किस प्रकार की वर्षा के लिए जिम्मेदार होती है? अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार होती है। बोर्ड परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है कि आप SO2 गैस की वायु प्रदूषक प्रकृति को किस प्रकार से स्पष्ट करेंगे। यह आपसे पूछा जा सकता है कि SO2 गैस एक वायु प्रदूषक गैस होती है, समझाइए। तो देखिएगा, SO2 गैस प्रकाश की उपस्थिति में ऑक्सीकृत होकर, SO2 गैस प्रकाश की उपस्थिति में वायुमंडलीय ऑक्सीजन गैस के साथ क्रिया करके, या फिर मैं यूं कहूं ऑक्सीकृत होकर SO3 यानी सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस का क्या करती है? निर्माण। SO2 गैस डाई ऑक्सीजन गैस के साथ क्रिया करके प्रकाश की उपस्थिति में कौन सी गैस बनाती है? सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस का क्या करती है? निर्माण। ये जो सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस है, ये जो सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस है, ये जल में घुलती है। और कौन सा जल? वर्षा का जल। कौन सा जल? वर्षा का जल। जैसे ही जल में घुलती है
तो H2SO4 का क्या करती है, निर्माण, यानी सल्फ्यूरिक अम्ल का क्या करती है, निर्माण। और सल्फ्यूरिक अम्ल की वजह से जो वर्षा होती है वो किसमें बदल जाती है, अम्लीय वर्षा में, अर्थात उस वर्षा की जो पीएच है वो 5.6 से क्या हो जाती है, कम। जब वर्षा की पीएच 5.6 से कम होती है तो ऐसी वर्षा को क्या कहा जाता है, अम्लीय वर्षा। तो देखो वापस से सुन लो, आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि SO2 गैस की वायु प्रदूषक प्रकृति को आप किस प्रकार स्पष्ट करेंगे, या फिर आपसे कहा जाएगा, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा SO2 गैस एक वायु प्रदूषक गैस होती है, किस प्रकार समझाएंगे। तो आप कहोगे SO2 गैस प्रकाश की उपस्थिति में ऑक्सीकृत होकर या वायुमंडलीय ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके SO3 गैस बनाती है, और ये SO3 गैस वर्षा के जल में घुलकर सल्फ्यूरिक अम्ल बनाती है। कौन सा अम्ल बनाती है, सल्फ्यूरिक एसिड बनाती है। और इस सल्फ्यूरिक एसिड की वजह से जो वर्षा होती है वो अम्लीय वर्षा में चेंज हो जाती है, अर्थात पीएच का मान 5.6 से कम हो जाता है। और जब पीएच 5.6 से कम होती है तो ऐसी वर्षा को हम क्या कहते हैं, अम्लीय वर्षा कहते हैं। इसके बाद में हम बात करेंगे SO2 की संरचना की। तो ध्यान रखिएगा बच्चों, SO2 गैस की संरचना वी शेप होती है। कैसी होती है, वी शेप या कोणीय संरचना, वी शेप या कोणीय। और SO2 गैस में सल्फर का संकरण देखिएगा, एक सिग्मा बॉन्ड, दूसरा सिग्मा बॉन्ड और एक लोन पेयर, दो सिग्मा बॉन्ड और एक लोन पेयर, दो सिग्मा बॉन्ड प्लस एक लोन पेयर। टोटल संख्या कितनी हो गई, 3 हो गई। और जब संख्या 3 होती है टोटल, तो बताओ संकरण क्या होता है, sp2। तो SO2 गैस में सल्फर का संकरण sp2 होता है और संरचना कैसी होती है, वी शेप या कोणीय। हालांकि संकरण एवं संरचना का जो टॉपिक है उसको मैं अलग से लूंगा इस चैप्टर के एंड में। क्लास 11 में आप पढ़ के आ रहे हो, इसलिए यहाँ पर बीच में मैं डिस्कस नहीं कर रहा इस चैप्टर के अंदर। तो ध्यान रखिएगा, SO2 गैस की संरचना कैसी होती है, वी शेप या कोणीय। और SO2 गैस में सल्फर का संकरण क्या होता है, sp2। संरचना के बाद हमारा जो अगला टॉपिक है वो है SO2 गैस की अपचयक प्रकृति। अगला जो टॉपिक है वो क्या है बच्चों, SO2 गैस की अपचयक प्रकृति। बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है SO2 गैस की अपचयक प्रकृति। तो देखिएगा, आपसे बोर्ड एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपसे बोर्ड एग्जाम में अगर इस टॉपिक में से क्वेश्चन आता है तो पूछा जाएगा कि SO2 गैस की अपचयक प्रकृति को आप किस प्रकार से स्पष्ट करेंगे। SO2 गैस की अपचयक प्रकृति को आप किस प्रकार से स्पष्ट करेंगे। तो SO2 गैस की अपचयक प्रकृति को स्पष्ट करने के लिए आपको कोई केमिकल रिएक्शन लिखकर बतानी होगी। यहाँ पर मैं आपको 2 केमिकल रिएक्शन लिख के बताऊंगा जो आपके सिलेबस में है। आपको उनमें से कोई एक रिएक्शन बोर्ड एग्जाम में लिखकर बतानी है। तो SO2 गैस की अपचयक प्रकृति में सबसे पहली लाइन जो आपको याद रखनी है वो है कि नम SO2। नम SO2 का मतलब होता है नमी युक्त SO2। नमी युक्त SO2 का मतलब गीली SO2। गीली SO2 का मतलब जिसमें थोड़ा बहुत जल उपस्थित हो, यानी नमी उपस्थित हो। तो नम SO2 अपचयक प्रकृति की गैस होती है। नम SO2 अपचयक प्रकृति की गैस होती है। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, उसके द्वारा हम SO2 गैस की अपचयक प्रकृति को क्या करेंगे, स्पष्ट करेंगे। तो पहले एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, उसके बाद एक और ले लेंगे। पहला एग्जाम्पल है, जब SO2 गैस की क्रिया Fe+3 आयन के साथ करवाई जाती है या Fe+3 आयन के विलयन के साथ करवाई जाती है। ये ऐसी की ऐसी केमिकल रिएक्शन आपको याद रखनी है, क्योंकि आपकी बुक में ऐसी की ऐसी ही रासायनिक अभिक्रिया या केमिकल रिएक्शन दे रखी है। जब Fe+3 की क्रिया SO2 गैस के साथ करवाई जाती है तो SO2 गैस Fe+3 आयन को Fe+2 में अपचयित कर देती है। किसमें अपचयित कर देती है, Fe+2
2 में, ठीक है। और SO2 गैस स्वयं ऑक्सीकृत हो जाती है किसमें, SO4 - 2 में। तो सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि किसका तो अपचयन हुआ और किसका ऑक्सीकरण हुआ, कौन यहाँ पर अपचायक है, ये सारी बातें हम देख लेते हैं। तो देखिएगा Fe+3 की क्रिया जैसे ही आपने SO2 गैस के साथ करवाई या Fe+3 आयन के विलयन में आपने SO2 गैस को क्या किया, प्रवाहित किया, तो SO2 गैस ने Fe+3 को अपचयित कर दिया। किसमें अपचयित किया, Fe+2 में। यानी ये प्रक्रिया अपचयन की प्रक्रिया है, ठीक है। क्यों है अपचयन की प्रक्रिया, क्योंकि आप देख रहे हैं कि जो आयरन है उसकी ऑक्सीकरण संख्या में क्या आ रही है, कमी। ऑक्सीकरण संख्या में क्या आ रही है, कमी। ऑक्सीकरण संख्या में जब कमी आती है तो ऐसी अभिक्रिया को क्या कहा जाता है, अपचयन की अभिक्रिया। और यदि हम बात करें SO2 की, SO2 यहाँ पर क्या है, अपचायक है। और आप जानते हो जो अपचायक होता है उसका खुद का क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। तो SO2 गैस किसमें ऑक्सीकृत हो गई, SO4 - 2 में। कैसे हुई देखिएगा, इसके पास कितनी ऑक्सीजन है, 2, और इसके पास कितनी ऑक्सीजन है, 4। इसका मतलब ऑक्सीजन का योग हुआ है, और ऑक्सीजन का योग होना क्या होता है, ऑक्सीकरण, या फिर ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि हुई है। कैसे हुई है देखो, SO2 में यदि मैं सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या निकालूं तो मान लिया X है, सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या को मैंने क्या मान लिया, X। ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या या ऑक्सीकरण अंक सल्फर का कितना होता है, -2, और इसमें कितने ऑक्सीजन है, 2, तो 2 का कितना हो जाएगा, -4, बराबर क्या होगा बताओ, 0। 0 क्यों हुआ, क्योंकि ये उदासीन अणु है, ठीक है। तो बताओ X बराबर कितना आ गया, +4। तो SO2 में सल्फर का जो ऑक्सीकरण अंक है वो कितना है, +4 है। अब SO4 - 2 में सल्फर का ऑक्सीकरण अंक मैं यदि निकालूं तो कितना आएगा, देखो सल्फर का X मान लिया, ऑक्सीजन का कितना होता है, -2, और कितने ऑक्सीजन है, 4, तो -8 = कितना होगा, -2 होगा। -2 क्यों होगा, बराबर, क्योंकि इस आयन पर टोटल आवेश कितना है, -2। तो बताओ X = कितना हो जाएगा, +6। तो यहाँ पे सल्फर का ऑक्सीकरण कितना है, +6। तो सल्फर जो है वो +4 से किस में गया, +6 में गया, और +4 से जब +6 में जाएगा तो बताओ ये प्रक्रिया कौन सी प्रक्रिया होगी, ऑक्सीकरण की प्रक्रिया होगी। कौन सी प्रक्रिया होगी, ऑक्सीकरण की। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि Fe+3 + SO2 = Fe+2 + SO4 - 2। अब यहाँ पर एक बात आती है कि सर आपने लिखा कि नम SO2, इसका मतलब SO2 में जल उपस्थित होना चाहिए, नमी उपस्थित होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर इस अभिक्रिया में जल हमें कहीं दिखाई नहीं दे रहा। तो फिलहाल बच्चों ये जो समीकरण मैंने लिखी है ये समीकरण संतुलित नहीं है। जब आप इसे संतुलित करोगे तो इसमें जल ऑटोमेटिकली आ जाएगा। कैसे करोगे संतुलित, वो मैं आपको सिखा देता हूँ। क्लास 11 में जब आपने ऑक्सीकरण अपचयन वाला चैप्टर पढ़ा था तो उसमें आपको रेडॉक्स अभिक्रिया को संतुलित करने का तरीका बताया था। उस तरीके में आपको क्या बताया गया था, क्या बताया जाता है उसमें कि सबसे पहले दी गई रेडॉक्स अभिक्रिया को 2 भागों में तोड़ लेते हैं। नंबर 1 ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया और नंबर 2 अपचयन अर्ध अभिक्रिया। तो देखिएगा ये तो है अपचयन की अभिक्रिया और ये है ऑक्सीकरण की अर्ध अभिक्रिया। तो इस अभिक्रिया को मैं 2 भागों में तोड़ लूंगा इसको संतुलित करने के लिए। बोर्ड एग्जाम में आपको संतुलित करके नहीं बताना है, डायरेक्टली आपको संतुलित अभिक्रिया लिखनी है। तो 2 तरीके इसके हो सकते हैं, या तो आप घर से याद करके जाओ या फिर आप परीक्षा में जो आपकी आंसर शीट होती है उसके जो पीछे का पेज होता है उस पर आप संतुलित करके देख सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर संतुलित रिएक्शन को याद रखना थोड़ा सा मुश्किल रहता है, इसलिए आपको सलाह दी जाती है कि 11वीं क्लास के नॉलेज से आप एग्जाम में इसको संतुलित कर ले, ज़्यादा समय इसमें नहीं लगेगा। तो देखिएगा सबसे पहले मैं इस रिएक्शन को 2 भागों में तोड़ लूंगा, एक ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया और एक अपचयन अर्ध अभिक्रिया। तो पहले मैं इसकी ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया ले लेता हूँ। ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया क्या है, SO2 किसमें चेंज हो रहा है, SO4 - 2 में, ठीक है, इतना कर सकते हो। इसके बाद में क्या करना है,
सबसे पहले आपको हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन को छोड़ करके, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन को छोड़ करके शेष सभी तत्वों का संतुलन करना होता है। तो हाइड्रोजन तो इसमें है नहीं, है क्या हाइड्रोजन कहीं पर? नहीं है। ऑक्सीजन को छोड़ दीजिएगा और ऑक्सीजन को छोड़ करके शेष जो तत्व है उनको संतुलित कीजिएगा। अगर मैं ऑक्सीजन को छोड़ दूं तो इसमें केवल सल्फर है, और सल्फर तो ऑलरेडी क्या है? संतुलित है, इसलिए सल्फर को बैलेंस करने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद में हम बैलेंस करते हैं ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या को, और ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या को संतुलित करने के लिए हम जल के अणुओं की सहायता लेते हैं। अभिक्रिया के जिस साइड में जितनी ऑक्सीजन कम होती है, सारी बातें आप 11वीं क्लास में पढ़ के आए हो, मैं सिर्फ रिवाइज करवा रहा हूं। अभिक्रिया की जिस साइड में जितने ऑक्सीजन परमाणु कम होते हैं उस साइड में उतने जल के अणु जोड़ दिए जाते हैं, उस साइड में उतने जल के अणु जोड़ दिए जाते हैं। जैसे इस रिएक्शन को यदि मैं देखूं तो इधर 2 ऑक्सीजन है और इधर कितने ऑक्सीजन है? 4। तो इधर 2 ऑक्सीजन की क्या है? कमी। तो 2 ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए इधर 2 जल के अणु जोड़ देंगे। आप कहोगे सर क्यों जोड़ेंगे 2 जल के अणु? क्योंकि एक जल के अणु में 1 ऑक्सीजन होती है। 2 जल के अणु जोड़ने से इस साइड में ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या कितनी हो गई? 4, और इधर भी कितनी है? 4। इसके बाद में हम क्या करते हैं? हाइड्रोजन परमाणुओं का संतुलन करते हैं, क्योंकि आप जब जल के अणु जोड़ोगे तो निश्चित रूप से हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या असंतुलित हो जाएगी। तो इधर आप देख रहे हैं 4 हाइड्रोजन परमाणु है और इधर कोई हाइड्रोजन परमाणु नहीं है। तो हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या को संतुलित करने के लिए हम H+ आयनों की सहायता लेते हैं। किसकी सहायता लेते हैं? H+ आयनों की सहायता लेते हैं। अभिक्रिया के जिस साइड में जितने H+ आयन कम होते हैं, या फिर मैं कहूँ जितने हाइड्रोजन कम होते हैं उतने H+ आयन जोड़ दिए जाते हैं। तो आप देख रहे हैं इधर 4 हाइड्रोजन है और इधर हाइड्रोजन है नहीं, तो इस साइड में हम क्या करेंगे? 4 H+ आयन जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे? 4 H+ आयन। अब आप देख रहे हो कि दोनों तरफ सल्फर, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन तीनों की संख्या आपस में क्या है? समान। एक सल्फर, एक सल्फर, 2 और 2 4 ऑक्सीजन, इधर भी कितनी ऑक्सीजन? 4। हाइड्रोजन कितने? 2 × 2 4, इधर भी कितने? 4। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। इसके बाद में हम क्या करते हैं? आवेश को संतुलित करते हैं। किसको संतुलित करते हैं? आवेश को। और आवेश का संतुलन हमेशा इलेक्ट्रॉनों को जोड़कर किया जाता है। तो आपको आवेश देखना है। इधर देखो H2O पे कोई आवेश है क्या? नहीं है, 0। यहाँ पर भी कितना? 0। ठीक है, यानी अभिक्रिया के लेफ्ट हैंड साइड में 0 आवेश है। यदि हम राइट हैंड साइड की बात करें तो यहाँ पर -2 आवेश है और यहाँ पे प्लस का 4 आवेश है। और प्लस के 4 में से यदि आप -2 को माइनस करोगे तो बताओ कितना आएगा? +2 आएगा। तो प्लस का 4 माइनस का 2, तो टोटल आवेश इधर कितना हो गया? प्लस का 2, इधर कितना? 0। ठीक है, अब आपको क्या करना है? इधर 0 है तो इधर भी 0 करना पड़ेगा, और +2 को 0 करने के लिए -2 करना पड़ेगा। +2 - 2 = कितना होता है? 0। और -2 करने के लिए हम क्या करेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन पर -1 आवेश होता है। तो हम क्या करेंगे? इधर +2 इलेक्ट्रॉन जोड़ देंगे। ठीक है, तो अब ये रिएक्शन क्या हो गई? परमाणु एवं आवेश दोनों से ये क्या हो गई? परमाणु एवं आवेश दोनों के संगत ये क्या हो गई? बैलेंस हो गई। ठीक है, अब हम दूसरी अर्ध अभिक्रिया ले लेंगे। दूसरी अर्ध अभिक्रिया क्या है बच्चों? Fe+3 = Fe+2। अब इसमें भी वही काम करना है। हाइड्रोजन व ऑक्सीजन को छोड़कर शेष सभी तत्वों का संतुलन करो। शेष तत्व आयरन ही है, तो आयरन का संतुलन ही, इधर भी एक आयरन है, इधर भी एक आयरन है। अब ऑक्सीजन का संतुलन करो, ऑक्सीजन है नहीं। हाइड्रोजन का संतुलन करो, हाइड्रोजन है नहीं। तो सिर्फ आवेश का संतुलन होगा। इधर प्लस का 3 आवेश है, इधर प्लस का 2 आवेश है। इसका मतलब इधर मुझे प्लस का 2 करना पड़ेगा। तो प्लस का 2 करने के लिए +3 में से 1 घटाना पड़ेगा, और 1 घटाना का मतलब है हमें 1 इलेक्ट्रॉन जोड़ देंगे। 1 इलेक्ट्रॉन जोड़ने का मतलब इसके ऊपर -1 है और इस पे कितना? +3 +3 - 1 कितना हो गया? +2 हो गया। ठीक है,
तो ये दूसरी अभिक्रिया जो अर्ध अभिक्रिया है वो क्या हो गई, संतुलित। अब हम क्या करते हैं, जो दोनों अर्ध अभिक्रियाएं हमें प्राप्त हुई संतुलित अवस्था में, उनमें हम इलेक्ट्रॉनों की संख्या को क्या कर लेते हैं, समान। तो देखिएगा इलेक्ट्रॉनों की संख्या को कैसे समान करोगे, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, तो हम यहाँ पर इस अभिक्रिया को, इस अर्ध अभिक्रिया को 2 से क्या कर देंगे, गुणा। जैसे ही 2 से गुणा करोगे तो देखो 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, Fe+3 भी 2 हो जाएंगे, Fe+2 भी कितने हो जाएंगे, 2। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कट हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, दोनों समीकरणों को जोड़ना है। ठीक है, अब जो बच गया उसको लिख दो। बताओ Fe+3 कितने बचे, 2। ठीक है, H2O कितने हैं, 2। SO2 कितना है, 1। ठीक है, अब अभिक्रिया के दाई साइड में आ जाओ, राइट हैंड साइड में आ जाओ। Fe+2 कितने हैं, इधर 2 है ना, क्योंकि 2 से गुणा किया था अपन ने इस समीकरण को। 2 से गुणा क्यों किया, क्योंकि हमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या को बराबर करना था ताकि इलेक्ट्रॉन की संख्या आपस में काट सके। सब कुछ पढ़ाया जाता है 11वीं क्लास में। चलो अब SO4-2 लिख देंगे और 4H+ आयन लिख देंगे। अब ये जो समीकरण प्राप्त हुई, ये समीकरण जो है ये आपको बोर्ड परीक्षा में लिखनी होती है। तो आप इसको डायरेक्टली याद कर सकते हैं या फिर आप इस प्रकार से बैलेंस करके भी एग्जाम में लिख सकते हैं, या रफ में भी इसको बैलेंस करके केवल ये इक्वेशन लिख सकते हैं। तो इस इक्वेशन में आप देखो SO2 के साथ जल आ चुका है, इसका मतलब SO2 क्या हो गई है, नम हो गई है। तो एक समीकरण तो ये है। इसके बाद एक समीकरण और है, उसको मैं और बता देता हूँ, ये आप डायरेक्टली याद करोगे। इसमें देख रहे हो SO2 गैस जो नम है Fe+3 को क्या कर रही है, अपचयित, और खुद क्या हो रही है, ऑक्सीकृत हो रही है। इसके बाद में एक और अभिक्रिया है जो SO2 गैस की अपचयक प्रकृति को स्पष्ट करती है, वो है MnO4- SO2 पर मैग्नेट आयन के साथ क्रिया SO2 की। जब पर मैग्नेट आयन के विलयन में SO2 गैस प्रोवाइड की जाती है तो MnO4- या पर मैग्नेट आयन Mn+2 में अपचयित हो जाता है और SO2 गैस किस में ऑक्सीकृत हो जाती है, SO4-2 में। तो ये हो गई ऑक्सीकरण की अभिक्रिया और ये हो गई अपचयन की अर्ध अभिक्रिया। ठीक है, ये ऑक्सीकरण की अर्ध अभिक्रिया और ये अपचयन की अर्ध अभिक्रिया। ठीक है, अब इस रिएक्शन को हम क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। तो पहले इसको 2 भागों में तोड़ लेंगे। SO2 = SO4-2। सबसे पहले सल्फर को बैलेंस किया, बराबर है, इधर ऑक्सीजन 2 है, इधर 4 है, तो इधर 2 जल के अणु जोड़ दो। जैसे 2 जल के अणु जोड़ोगे इधर कितने H+ आएंगे, अभी बताया था भैया, 4H+। ठीक है, फिर हम आवेश को बैलेंस करेंगे। आवेश को बैलेंस करने के लिए इधर कितने इलेक्ट्रॉन जोड़ देंगे, 2 इलेक्ट्रॉन में -2 प्लस -4 और -4 और +4, 0, इधर भी कितना है, 0। ठीक है, अब दूसरी रिएक्शन ले लो, जो दूसरी हाफ रिएक्शन है उसको ले लो। MnO4- किस में चेंज हो रहा है, Mn+2 में। मैग्नीज तो बैलेंस ही है, ऑक्सीजन कितनी इधर, 4, तो बताओ इधर कितने जल के अणु आ जाएंगे, 4। जिधर जितनी ऑक्सीजन कम होती है उधर उतने जल के अणु जोड़ देते हैं। अब बताओ जैसे ही 4 जल के अणु जोड़ोगे तो इधर कितने H+ आएंगे, 8। फिर हम आवेश को बैलेंस करेंगे। देखो प्लस का 8 माइनस का 1, तो बताओ प्लस का 7 हो गया, और इधर कितना है, प्लस का 2, इस पे कोई आवेश है नहीं तो इधर प्लस का 2 है। अब 7 है, इधर 2 है, इधर प्लस का 7 है, इधर प्लस का 2 है, तो दोनों तरफ आवेश को बैलेंस करना है इलेक्ट्रॉनों के माध्यम से। तो यदि मैं यहाँ पर -5 कर दूं तो बताओ +2 होगा कि नहीं होगा, 7 - 2 = +2। और -5 करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन जोड़ोगे, 5 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि जब 1 इलेक्ट्रॉन जोड़ते हो इसका मतलब आप -1 जोड़ रहे हो, 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ रहे हो इसका मतलब -2 जोड़ रहे हो। ठीक है, ये अभिक्रिया 1 हो गई और ये अभिक्रिया 2 हो गई। ठीक है, अर्ध अभिक्रिया। अब हम दोनों को जोड़ेंगे, लेकिन जोड़ने से पहले इलेक्ट्रॉनों की संख्या को क्या करना है, समान। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या को समान करने के लिए हम क्या करेंगे, इस समीकरण को 2 से गुणा कर देंगे और इसको किससे गुणा कर देंगे, 5 से। ठीक है, इस समीकरण के इलेक्ट्रॉनों की संख्या को इससे बैलेंस कर दो, सॉरी गुणा कर दो, और इस समीकरण की इलेक्ट्रॉनों की संख्या को ऊपर वाली से क्या कर दो, गुणा कर दो। ठीक है, तो अब हम दोनों को जोड़ेंगे, इसको मिटा देता हूँ। ठीक है, 10 इलेक्ट्रॉन से 10 इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, कैंसिल आउट हो गई। तो हमारे पास जो समीकरण आई
वो क्या होगी, देखो सबसे पहले हम लिख लेते हैं 2MnO4 माइनस प्लस H प्लस कितने हो गए 16 हो गए ना, 8 गुणा 2 कितने हो गए 16H प्लस आयन प्लस H2O 2 है, 2 नहीं है 5 से गुणा हो रखा है ना, 5 से गुणा हो रखा है तो 10 H2O हो गए प्लस SO2 कितनी हो गई 5। ठीक है, वापिस से देख लो, 2 से गुणा किया इसको 5 से किया तो इसमें 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन आपस में कट गए तो H प्लस कितने बचे 16, MnO4 माइनस 2, H2O कितने हो जाएंगे 10, SO2 कितनी हो गई 5, SO4 माइनस 2 कितने हो जाएंगे 5, H प्लस कितने हो जाएंगे 20, Mn प्लस 2 कितने हो जाएंगे भैया 2 से गुणा हो रखा है, 2 से गुणा हो रखा है इसका मतलब 2Mn प्लस 2 और H2O कितने हो जाएंगे 2 से गुणा हो रखा है 8। ठीक है, अब ये जो समीकरण है इसके अंदर जो दोनों तरफ कॉमन है उनको आपस में काट दो, तो देखो इधर 16H प्लस है और इधर कितने हैं 20, तो बताओ कितने बच जाएंगे 4H प्लस आयन इधर बच जाएंगे राइट हैंड साइड में। यहाँ पर कितने H2O है 10, यहाँ पर कितने 8, तो इधर कितने बच जाएंगे 2 बच जाएंगे। ठीक है, तो अब ये रिएक्शन क्या हो चुकी है बैलेंस, तो हमारे पास जो समीकरण आएगी वो क्या आएगी 2MnO4 माइनस प्लस 2H2O प्लस 5SO2 इज इक्वल टू 5SO4 माइनस 2 प्लस 4H प्लस 2Mn प्लस, और इस रिएक्शन को आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना होता है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उसकी प्रैक्टिस आपको करनी है। तो 2 केमिकल रिएक्शन मैंने आपको बताई जिसके द्वारा हम SO2 गैस की अपचयक प्रकृति को क्या कर सकते हैं स्पष्ट कर सकते हैं। SO2 गैस की अपचयक प्रकृति के बाद जो हमारा अगला टॉपिक है SO2 गैस का वो है SO2 गैस के उपयोग। SO2 गैस के उपयोग, तो 3 उपयोग आपको ध्यान रखने हैं। नंबर 1 शर्करा व अपमार्जक उद्योग में, नंबर 2 ऊन व रेशम के विरंजन में, और तीसरा उपयोग है H2SO4 निर्माण में। तो ये हमने बात कर ली SO2 गैस की। SO2 गैस के बाद वर्ग 16 में अगला टॉपिक है सामान्य ऑक्साइड। सामान्य ऑक्साइड, तो देखिएगा बच्चों, किसी तत्व का ऑक्सीजन के साथ मिलकर बना द्विअंगी यौगिक, किसी तत्व का ऑक्सीजन के साथ मिलकर बना द्विअंगी यौगिक ऑक्साइड या सामान्य ऑक्साइड कहलाता है। आपसे बोर्ड एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा वो आपको मैं अभी बताता हूँ, इसकी परिभाषा आपसे बिल्कुल भी नहीं पूछी जाती, लेकिन टॉपिक को हम शुरू कर रहे हैं इसलिए हमें परिभाषा ध्यान होनी चाहिए कि किसी तत्व का ऑक्सीजन के साथ बना द्विअंगी यौगिक, जैसे SO2 है, ये क्या है एक ऑक्साइड है या सामान्य ऑक्साइड है। सामान्य ऑक्साइड 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं 4। नंबर 1 अम्लीय ऑक्साइड, नंबर 2 क्षारीय ऑक्साइड, नंबर 3 उभयधर्मी ऑक्साइड, और नंबर 4 उदासीन ऑक्साइड। बोर्ड एग्जाम में बेसिकली आपसे इनमें से किसी एक ऑक्साइड के उदाहरण पूछा जाता है। क्या पूछे जाते हैं? उदाहरण पूछे जाते हैं। या तो आपसे अम्लीय ऑक्साइड के उदाहरण पूछ लेगा, या क्षारीय ऑक्साइड के उदाहरण पूछ लेगा, या आपसे उभयधर्मी ऑक्साइड के या उदासीन ऑक्साइड के उदाहरण आपसे पूछे जाते हैं। एक उदाहरण या 2 उदाहरण आपसे पूछे जाते हैं। और इनमें भी सबसे ज्यादा जो पूछे जाने वाले या सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो ऑक्साइड है वो कौन से हैं? उभयधर्मी और उदासीन ऑक्साइड। तो परिभाषा क्या होगी वो देख लेते हैं। अम्लीय ऑक्साइड का मतलब होता है वे ऑक्साइड जो जल में घुलकर अम्ल का निर्माण करते हैं, अम्लीय ऑक्साइड कहलाते हैं। अम्लीय ऑक्साइड का मतलब वे ऑक्साइड जो जल में घुलकर अम्ल का निर्माण करते हैं, अम्लीय ऑक्साइड कहलाते हैं। और सामान्यतया अधातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं वो अम्लीय प्रकृति के होते हैं। तो अम्लीय ऑक्साइड क्या है?
वे ऑक्साइड जो जल में घुलकर किसका निर्माण करते हैं, अम्ल का। जैसे अभी एक एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था SO2 गैस का। SO2 गैस एक अम्लीय ऑक्साइड है, जल में घुलकर ये किसका निर्माण करता है, किसका निर्माण करती है, सल्फ्यूरस अम्ल का। तो SO2 सल्फर एक धातु है, जैसे CO2। CO2 को यदि आप जल में घोलोगे तो कार्बोनिक अम्ल बनेगा H2CO3, जैसे N2O5 है, N2O5, ठीक है, जैसे Cl2O7। तो अम्लीय ऑक्साइड क्या है, वे ऑक्साइड जो जल में घुलकर अम्ल का निर्माण करते हैं, अम्लीय ऑक्साइड कहलाते हैं। और सामान्यतया अधातुओं के ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं, जैसे SO2 को यदि आप जल में घोलते हो तो देखो क्या बनता है, H2SO3 सल्फ्यूरस अम्ल। यदि आप CO2 को जल में घोलते हो तो H2CO3 बनता है, यानी कार्बोनिक अम्ल। क्या नाम है इसका, कार्बोनिक अम्ल। यदि आप N2O5 को जल में घोलते हो तो नाइट्रिक अम्ल बनता है। क्या बनता है, नाइट्रिक अम्ल। देखो H2 है, इसका मतलब कितने हाइड्रोजन हो गए, 2, तो 2 हाइड्रोजन लिख दिए। नाइट्रोजन कितने हैं, 2, तो एक इसके साथ लगा दो, एक इसके साथ लगा दो। ऑक्सीजन देखो 5 और 1 6 हो गई, 6 में से 3 यहाँ लगा दो और 3 यहाँ लगा दो। बताओ नाइट्रिक अम्ल के कितने अणु बन रहे हैं, 2। एक N2O5 यदि जल में घुलेगा तो नाइट्रिक अम्ल की 2 अणु बनेगी, यानी नाइट्रिक अम्ल बन रहा है। इसका मतलब नाइट्रिक एक अम्ल है, नाइट्रिक अम्ल एक अम्ल है, इसलिए N2O5 कैसी प्रकृति का हो गया, अम्लीय प्रकृति का। इसी प्रकार Cl2O7 को यदि आप जल में घोलोगे तो पर क्लोरिक अम्ल बनता है HClO4। 7 ऑक्सीजन और 1 8 हो गए, यानी 2 अणु बनेंगे किसके, HClO4 के। क्लोरीन कितने हो गए, 2, और हाइड्रोजन कितने हो गए, 2। तो यहाँ पर आपको केमिकल रिएक्शन लिख के नहीं बतानी, आपसे एग्जाम्पल पूछा जाएगा, किसी एक अम्लीय ऑक्साइड का उदाहरण लिखो या किसी इन्हीं 2 अम्लीय ऑक्साइडों के उदाहरण लिखो, ठीक है। अब देखिएगा एक बात आपको और याद रखनी है, धातुओं के ऑक्साइड भी अम्लीय हो सकते हैं। धातुओं के ऑक्साइड भी क्या हो सकते हैं, अम्लीय। ऐसी धातुओं के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं जिनमें धातु की ऑक्सीकरण अवस्था उच्च होती है। धातु की ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है, उच्च। जैसे CrO3 है, CrO3 में क्रोमियम का ऑक्सीकरण कितना है, +6। DM ब्लॉक में आपको ये पढ़ाया जाएगा, जो अगला चैप्टर में लूंगा, चैप्टर नंबर 8 वहां पर आएगा। क्रोमियम का ऑक्साइड है, क्रोमियम का ऑक्सीकरण +6 है, ये अम्लीय ऑक्साइड है, हालांकि धातु का ऑक्साइड है। तो धातु का ऑक्साइड भी अम्लीय प्रकृति का होता है यदि ऑक्सीकरण अवस्था क्या हो, उच्च हो। जैसे Mn2O7 की यदि मैं बात करूं तो मैग्नीज का ऑक्सीकरण कितना है, +7। जैसे V2O5 में वेनेडियम का ऑक्सीकरण कितना है, +5। तो यदि धातु का ऑक्सीकरण उच्च हो, उच्च कितना, +5 +6 +7 हो, तो वो धातु का ऑक्साइड भी कैसा होता है, अम्लीय प्रकृति का, ठीक है। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है किसी एक ऐसी धातु के ऑक्साइड का, किसी एक ऐसे ऑक्साइड का सूत्र लिखो जो धातु से बना है और जो अम्लीय हो, यानी हम कह सकते हैं धात्विक ऑक्साइड जो अम्लीय हो, उसका एक उदाहरण लिखो। क्षारीय ऑक्साइड क्या होते हैं, वे ऑक्साइड जो जल में घुलकर क्षार का निर्माण करते हैं। जैसे कैल्शियम का ऑक्साइड है, कैल्शियम के ऑक्साइड को यदि जल में घोलोगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, ठीक है। तो कैल्शियम का ऑक्साइड क्या हो गया, क्षारीय। तो प्राय धातुओं के ऑक्साइड क्या होते हैं, क्षारीय। प्राय धातुओं के ऑक्साइड क्या होते हैं, क्षारीय। जैसे MgO है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, यदि जल में घोलोगे तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का क्या होगा, निर्माण। तो MgO भी क्या है, एक क्षारीय ऑक्साइड। उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं, वे ऑक्साइड जो तीसरे प्रकार के ऑक्साइड है उभयधर्मी ऑक्साइड। वे ऑक्साइड जिनमें अम्लीय एवं क्षार दोनों के गुण पाए जाते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। वे ऑक्साइड जिनमें अम्ल एवं क्षार दोनों के गुण पाए जाते हैं क्या कहलाते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। और उसका बेस्ट एग्जांपल है Al2O3 एल्यूमिना। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
उभयधर्मी ऑक्साइड जो अम्लीय भी हो और क्षारीय भी, या फिर हम कह सकते हैं वे ऑक्साइड जो अम्ल से भी क्रिया करे और क्षार से भी करे, क्या कहलाते हैं? उभयधर्मी ऑक्साइड। उभयधर्मी ऑक्साइड की दो प्रकार की परिभाषा आप लिख सकते हैं, वे ऑक्साइड जो अम्लीय भी हो और क्षारीय भी हो, या फिर वे ऑक्साइड जो अम्ल से भी क्रिया करे और क्षार से भी। अम्लीय होगा तो क्षार से क्रिया करेगा और क्षारीय होगा तो अम्ल से क्रिया करेगा, इसका मतलब दोनों से क्रिया कर रहा है, इसका मतलब वो क्या हो गया? अम्लीय भी हो गया और क्षारीय भी। और बेस्ट एग्जांपल है Al2O3, किसका? उभयधर्मी ऑक्साइड का। उदासीन ऑक्साइड क्या होते हैं? वे ऑक्साइड जो ना तो अम्लीय हो और ना ही क्षारीय, ना तो अम्लीय ना क्षारीय, जैसे CO, NO, N2O और H2O। जैसे जल के बारे में आपने पढ़ ही रखा है, जल क्या होता है? उदासीन। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस क्या होती है? उदासीन। N2O को मैंने पढ़ाया था, उदासीन। NO मैंने पढ़ाई थी, उदासीन। तो बताओ ऑक्साइड या सामान्य ऑक्साइड कितने प्रकार के? 4। अम्लीय जो जल में घुलकर अम्ल बनाए, क्षारीय जो जल में घुलकर क्षार बनाए, उभयधर्मी ऑक्साइड जो अम्लीय भी हो और क्षारीय भी हो, या जो अम्ल और क्षार दोनों से क्या करे? क्रिया। और उदासीन ऑक्साइड क्या? जो ना अम्लीय हो ना क्षारीय। सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले जो ऑक्साइड है वो उभयधर्मी और उदासीन ऑक्साइड है। बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि किसी एक उभयधर्मी ऑक्साइड का सूत्र लिखो या किसी एक उदासीन ऑक्साइड का सूत्र लिखो। तो हमने आज इस वीडियो लेक्चर में वर्ग 16 में सामान्य ऑक्साइड तक स्टडी कर लिया है। अगले वीडियो में हम बात करेंगे ओजोन गैस की और सल्फर के ऑक्सी अम्लों की और सल्फर के अपरूपों की। तो मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।